सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन एंड आई हैव क्लियर्ड माय नीट 2023 विद द स्कोर 659 एंड 340 आउट ऑफ 316 बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो आप 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आप बायोलॉजी को पढ़ो, किस तरह से आप किस बुक्स को फॉलो करो, किस बुक्स के क्वेश्चन करने हैं, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। तो चलो इस वीडियो में बिना किसी देरी करते हैं हम शुरू। देखो, बायोलॉजी में सब बच्चे स्कोर करना चाहते हैं 360 आउट ऑफ 360। आज ये स्कोर करना क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे के सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट बच्चों को पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है। एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी की चीज़ें कैसे याद रखें, एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स, काफ़ी तरह की दिक्कत बच्चों को आती है, मुझे भी आई थी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन है, बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स पढ़े? तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर नीट एस्पिरेंट ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि बायोलॉजी के लिए मुझे कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता यार कि बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स पढ़े तो शायद तुम इस ग्रह के हो ही नहीं, तुम नीट एस्पिरेंट हो ही नहीं। तो डेफिनेटली बायोलॉजी के लिए आपको जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी सब कुछ है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। 11th की भी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, 12th की भी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। तो चलो बायोलॉजी के में किस तरीके से पढ़ना है बायोलॉजी को, चलो समझते हैं। एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़े? एनसीईआरटी को कितनी बार से मतलब नहीं है, आपको एग्जाम तक, जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आपको थ्योरी के लिए कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है, ठीक है, ये सारे पढ़ने हैं। इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो इस बार सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, लेकिन अगर पता नहीं वो एनटीए ने हटाए हैं या नहीं हटाए हैं, एनटीए के सिलेबस से हटे हैं नहीं, अगर आपको टीचर्स सारे पिछले भी जितने भी चैप्टर्स हैं अगर वो करवाते हैं तो आप डेफिनेटली वो पुराने एनसीईआरटी से पढ़ लो, ठीक है, जो एनसीईआरटी पहले वाला है। और अगर टीचर्स ने कहा है कि वो पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आप मत पढ़ो, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें? पढ़ लिए एनसीईआरटी तो पढ़ लिए, क्या एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो जाएगा? नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लासेस के बाद आपको देखो डीपीपी सॉल्व करते होगा आप, ठीक है। डीपीपी में क्या होता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ काम के भी क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं जो कि वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए होते हैं। एग्जाम में वो नहीं आता। अगर आप इस 2 साल के नीट 2022, 2021, 2023 के आप ट्रेंड को फॉलो करो, देखो तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी के, ठीक है। तो आपको थ्योरी के लिए और कोई बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना, आपको करनी भी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है आपके। तो आप क्या करो, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, ठीक है, और एनसीईआरटी पे बेस्ड आप क्वेश्चन लगाओ। तो उसके लिए आपको वैसे बुक्स फॉलो करनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस बनाए गए हों, क्योंकि नीट में भी एनटीए यही करता है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनाता है। तो कौन सी बुक फॉलो करनी है? तो देखो भाई, एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स की बुक जो होती है ना, एमटीजी की ये बुक है, ठीक है। इसमें जो है वो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस बनाए गए हैं और इसमें सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, स्टेटमेंट वाइज से लेकर के एआर क्वेश्चंस, एआर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि नीट में पूछे भी जाते हैं, एआर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो एआर टाइप सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे और ये आपके एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास ये बुक है तो मैं कहूँगा कि आप ये बुक को अच्छी तरीके से सॉल्व करो, सारे सॉल्व कर लो। एग्जाम से पहले आप इस बुक को कई बार सॉल्व कर लो, ठीक है, एक बार नहीं कई बार सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपके पास बुक ये नहीं है तो आप खरीदो, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके खरीद लो। आपको अपना वक्त बर्बाद करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो सही तरीके से पढ़ाई शुरू कर दो यार, ठीक है। फिर क्लासेस से पहले एनसीईआरटी पढ़ के जाएँ कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि टीचर्स एनसीईआरटी को फॉलो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी को जो है मान लो देखो क्लासेस के अंदर कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, है ना, मान लीजिए सेल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है,
आपको पता होगा कि आज जो है वो सेल टॉपिक क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या करो कि एनसीईआरटी से जो सेल का जो टॉपिक होगा, जो भी पढ़ाने वाला होगा सर क्लास में पढ़ाएंगे, उसको एनसीईआरटी से खुद एक बार पढ़ लो, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। पहली बार आप उसको एनसीईआरटी से अगर पढ़ लो, इससे होगा क्या कि आप जो है क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको वो बातें याद आएगी जो आपने पढ़ी थी, तो आपका जो है ना वो कंसेप्ट और अच्छे से लेवल से बिल्ड हो पाएगा, ठीक है। और क्लासेस के बाद भी आप एक एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप उसको पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको और मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि यार आपने बहुत कुछ सीखा है। देखो मैंने कहा है कि यार आप एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाओ, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है यार टाइम बचेगा, बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये बात ना पूरी नहीं, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने हैं तो आपको करना क्या है, उससे दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने के से जो आपका टाइम बचेगा, आप उसको एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करने में लगाओ। ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने नहीं है तो चिल है, टाइम बच गया बहुत, नहीं, आपको उस टाइम का यूटिलाइज करना है इसमें, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करने में, ठीक है। आप 11th में हो, ठीक है, आप 12th में हो, लेकिन आपने 11th अच्छे से पढ़ा है, आपने क्लासेस के नोट्स बनाए हैं, आप बनाओ नोट्स। लेकिन आप एक ड्रॉपर बच्चे हो, अभी से 11 महीने हैं, आपको बायोलॉजी की कुछ नहीं आती है, बायोलॉजी आपको लगता है कि मेरा बायोलॉजी बर्बाद है, ठीक है ना, और मुझे बायोलॉजी में बहुत 350 प्लस 340 प्लस आपको स्कोर करने हैं, तो आपके लिए सही रहेगा यही कि आप बायोलॉजी के नोट्स मत बनाओ, ठीक है। आप जो है जो मैंने बताया कि आप जो अभी इससे पहले मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो करो, ठीक है। आप अगर 12th के भी स्टूडेंट हो, आपका 11th बर्बाद है, ठीक है, तो आपको भी नोट्स में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी के ऊपर होगे, है ना, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट में बायोलॉजी से बाहर के क्वेश्चंस आ रहते हैं। देखो भाई, हाँ, टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी रहते हैं, है ना, जो मतलब नीट के ट्रेंड के बेसिस पे नहीं रहते, लेकिन वो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपसे वो क्वेश्चंस अगर मान लो पहली बार में नहीं भी बनते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, है ना, उस क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर सकते हो, आप एक बार बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, अगर गलत होते हैं तो आपको एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ज़रूरी है? भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पीवाईक्यू बुक, है ना, आप चाहे 360 ईयर्स की कोई भी बुक ले लो, एमटीजी की कोई भी बुक ले लो यार, आप उसको सॉल्व करो। हो सकता है तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। मैंने पीवाईक्यू ना बहुत अच्छे से किए थे, बायोलॉजी के, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। पीवाईक्यू करने सबसे ज़रूरी है, ठीक है। टीचर्स भी कुछ क्लासेस करवा देते हैं और खुद से भी करने की ज़रूरी होते हैं, वो आपके पास पीवाईक्यू वाले बुक होने चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू करना सबसे ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यार। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भाई कहते हैं कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ है यार, क्या करे, ठीक है। तो देखो, एनसीईआरटी तुमको तभी समझ में आएगी जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तुमने क्लासेस पहले अच्छे से अटेंड नहीं करी है, तुमने टीचर से नहीं पढ़ा है, तब तुमको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएंगी पहली बार में। एनसीईआरटी को समझने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको एनसीईआरटी समझ में आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपने क्लास के लेक्चर्स एक बार अच्छे से फॉलो कर लिए हैं, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है एक बार, फिर भी आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा, चार्ट डालो, रट डालो, ठीक है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ डालो, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा, जब तुम मेहनत करोगे ना तो धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा, ठीक। क्योंकि देखो भाई, पहली बार में तो तुमसे ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं पटी होगी, तो एनसीईआरटी तो पहली बार में समझ में आ जाए तो इतना सस्ता भी नहीं ना यार। देखो भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी एनसीईआरटी है, तुम्हारा माँ बाप भी एनसीईआरटी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी, तुम्हारे दोस्त यार सब एनसीईआरटी है बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़े? सारे चैप्टर पढ़ने ओबियसली यार, सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
लेकिन कुछ चैप्टर्स जो है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 12th में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर से ना एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये जो यूनिट्स है आपस में मिलते जुलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो इनको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रिंसिपल्स, इस मतलब सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली यार। ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ये जो चैप्टर्स है इसमें से मल्टीपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक नहीं कुछ बहुत मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को ना आप अच्छे से स्कोर कर लो, मतलब अच्छे से कवर कर लो, उस पर अच्छी ग्रिप बना लो। बाकी सारे चैप्टर्स आपको टिप पे याद रहने चाहिए एनसीईआरटी के। मतलब आपसे ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे भी कोई पूछे नहीं यार कि ये वाली बातें जो हैं, ये वाली लाइन जो है वो एनसीईआरटी में कहाँ लिखी हुई है, तो आप ना ऐसे ही पलट के एनसीईआरटी दिखा दो। आपको ऐसे माइंड होना चाहिए कि यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, इतना पकड़ हो जाना चाहिए एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। फिर है कुछ बच्चों ने पूछा यार कि विच टाइम इज़ बेस्ट फॉर रीडिंग एनसीईआरटी, इवनिंग और मॉर्निंग। देखो भाई कोई भी टाइम, देखो कोई भी टाइम मैटर नहीं करता, आपका जब मन करे आप एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, जब आपको अच्छा लगे तब पढ़ो। कोई भी ऐसे कोई टाइम नहीं है कि इतना बजे पढ़ना है। बायोलॉजी जो है ना बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है। आप आज पढ़ोगे, आप 2 दिन बाद रिवाइज नहीं करोगे उन चीज़ों को, आप भूल जाओगे। आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप भूल जाओगे, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं जिससे आप जो है वो रिटेन कर सकते हो बायोलॉजी की, जो आपने बायोलॉजी में एनसीईआरटी में पढ़ा है। सबसे पहला बात कि आप उसको, सबसे पहले बात आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं रिवीजन के भी तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, आप जो है वो कुछ न्यूमोनिक्स बना लो। अब एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं आप उसके न्यूमोनिक्स बना लो, उसको भी मैं बताऊंगा न्यूमोनिक्स के बारे में, ठीक है। तो आप वोलेटाइल सब्जेक्ट है इसलिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। आप एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको चीज़ों को। आप उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे हाईलाइट करना है, ठीक है। देखो न्यूमोनिक्स यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एनिमल किंगडम है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हो गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसमें ना भर के एग्जाम्पल है। बायोलॉजी के रटने वाली चीज़ है, ठीक है। देखो ऐसा ना पहले हम लोगों को ऐसे मिथ बना हुआ है कि देखो जो टॉपर्स होते हैं ना यार, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो रटते नहीं हैं, ठीक है, वो रटते नहीं है। ये ना मिसकंसेप्शन को ख़त्म करो, ठीक है। आपको ना अगर आप चीज़ों को समझ भी लोगे ना यार, आप बायोलॉजी के किसी कंसेप्ट को अगर समझ भी लेते हो तो आप कुछ दिनों बाद उसको भूल जाओगे, ठीक है। तो याद रखने का 2 ही तरीका है, आप उसको रटो बार बार, ठीक है। अब रटो क्या, रटना क्यों ज़रूरी है, देखो मैं बताता हूँ एनसीईआरटी रटना है कि नहीं। देखो पहली बात, एक बात बताता हूँ जो मुझे ना कभी कभी रटने का, कभी कभी बोल बोल के पढ़ने का एक फ़ायदा बताता हूँ। आप भर दिन ना लेक्चर देखते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप रिवाइज करते हो चीज़ों को, है ना। आप अकेले बैठ के रूम में पढ़ रहे होते हो। कई बार क्या होता है ना, हम बोर हो जाते हैं यार पढ़ के, है ना, तब हमें कुछ अदर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। लेकिन अब अदर एक्टिविटीज़ करोगे तो आप उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, आपका टाइम ख़राब होगा। तो उससे अच्छा कई बार मैंने फील किया है कि जब आप कभी आपका मन भर जाए पढ़ने से, तो आप ना बोल बोल के पढ़ा करो, एनसीईआरटी को बोल बोल के पढ़ा करो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूटेशन इज़ अ फिनोमिना विच रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो यार बोल बोल के पढ़ो। आप चुपचाप पढ़ते पढ़ते आपको बोर हो जाते हो तो बोल बोल के पढ़ो। इससे क्या होगा, थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाओगे, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आप अपने तरीके से पढ़ना, ठीक है। और देखो आप एनसीईआरटी का ना, आप चाहे रटते हो या चाहे कुछ भी करते हो, आपको वो काम ही आएगा कहीं ना कहीं। देखो एनसीईआरटी से ना आप कहोगे कि आप कोई नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं बना देता वो, जिसमें बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ा है, एनसीईआरटी का आपकी लाइंस, आपने एनसीईआरटी को लाइंस को देखा है, आपने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, भले ही आपको वो अच्छे से समझ में आया है चाहे नहीं आया है ना, लेकिन आपने उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया, पढ़ा है, तो आपको वो क्वेश्चंस बन जाएंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो एनसीईआरटी इस बार नीट में पूछा गया है, आप इसमें देखो क्या लॉजिक लगेगा यार। विच इज़ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट बिटवीन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। ये देखो आपने ये पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, तो ये
लो आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। बिटवीन रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स के लिए कौन सा लिखा हुआ है, देखो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कॉन्जेनियस मेटिंग, देखो क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली। क्या इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी, ज़्यादा मतलब एक इंटेलिजेंट वाली थिंकिंग लगानी थी? बिल्कुल नहीं। देखो और मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको। डाउन सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है, ये तो मैं 1-2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको 100 के 100 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो एनसीईआरटी के बायोलॉजी के लाइन से पूछे गए। देखो डाउन सिंड्रोम के बारे में आप पढ़ो, है ना, क्वेश्चंस बन गए, ठीक है, इतना पढ़ना था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है यार। आपको एक बार में नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार पढ़ो। पहली बार में आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पढ़ो, कई बार पढ़ो। आप टेस्ट दोगे उसके ऊपर, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आएंगे यार, ठीक है। फिर एनसीईआरटी का रिवीजन, देखो आप एक बार चीज़ों को पढ़ लोगे, दोबारा भी पढ़ लोगे, लेकिन इतनी मोटी बुक है 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी, आप क्या कई बार उन चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे? वो रिवाइज कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने ना लास्ट टाइम पे क्या किया था कि जो एनसीईआरटी की मान लो ये पर्टिकुलर चीज़ है, अब आपको क्या करना है, रिवीजन करने के लिए सिलेक्ट कर लेना है इस चीज़ को कि यार ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये मैं बार बार पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये बार बार मैं भूल जाता हूँ। तो मैं क्या करता था कि इस पर्टिकुलर चीज़ की फ़ोटो खींच लेता था मोबाइल में, फ़ोटो खींच के मैं उसको ना गैलरी में सेव कर लेता था। गैलरी में एक एल्बम बना लेता, जैसे जेनेटिक्स है तो जेनेटिक्स का एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लिया गैलरी में जाकर के, ये फ़ोटोज़ उसमें सेव कर दिए, ऐड कर दिए। अब देखो मैंने पूरी पैराग्राफ नहीं करी, मैंने पूरी पैराग्राफ की फ़ोटो नहीं खींची, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें मुझे याद हो जाती है, ये सब चीज़ें मैं नहीं भूलता हूँ, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे ना ये सब चीज़ें आती है, लेकिन ये चीज़ें मैं ना बार बार भूल जाता हूँ, तो ये मुझे बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो उसको गैलरी में सेव कर लिया। अब मुझे जो नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करना होगा तो मैं उसको क्या करूँगा, पूरी की पूरी पेज नहीं पढ़ के, पूरी चैप्टर ना पढ़ के, बस वो चीज़ें जो मैं बार बार भूल जाता हूँ उसको मैं अपने फ़ोन से जो मैंने फ़ोटो खींची है उससे मैं रिवाइज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर ना आपकी थिंकिंग भी डेवलप होती है, आपका रिटेनिंग पावर, आपकी सोचने की क्षमता और बिल्ड होती है, ठीक है, ये कर सकते हो आप। फिर एनसीईआरटी की रिवीजन की रूटीन मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर कुछ बच्चों के और डाउट्स थे, है ना। एक चीज़ पूछनी थी कि एआर वाले क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो भैया अगर आप देखो, तो एआर वाले क्वेश्चंस के लिए यार देखो, आप एनसीईआरटी पढ़ो, एआर वाले क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो आप जो है एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करो, और वो जो फिंगर टिप्स की बुक बताई मैंने, जिसमें सारे क्वेश्चंस एआर बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व करो। हाउ मेनी टाइम्स आपके पास शुड बी रीड एनसीईआरटी, लाइक रीडिंग ऑल चैप्टर्स 1 टाइम, देन रीडिंग ऑल चैप्टर 2nd टाइम, देन रीडिंग ऑल चैप्टर्स 3rd टाइम। देखो भाई क्लासेस करने के बाद, है ना, आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपने क्लासेस कर लिया है, आप कैसे भी पढ़ो, आप एक चैप्टर एक बार पढ़ो, है ना, उसके बाद उसके क्वेश्चंस बना लो। नेक्स्ट टाइम ना आपको ना पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप मान लो पहले दिन पढ़ने में एनसीईआरटी कोई चैप्टर पढ़ने मान लो कि आप 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, तो आप ना नेक्स्ट टाइम जब उसको रिवाइज करोगे तो आप श्योर करो कि आप 1.5 से 2 घंटे में आप उसको रिवाइज कर लो एक चैप्टर। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में अगर आपका एक चैप्टर एनसीईआरटी का रिवाइज हो जाता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ क्वेश्चन जो आपको पहली बार में गलत हुए थे, आप उस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको गलत हुए तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। आप देखो पहले एक चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, है ना, अच्छे से पढ़ो, फिर उसके ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है ना। आप उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करो, ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर मूव करोगे तो ऐसा नहीं है कि पिछले चैप्टर्स जो पढ़ लिए उसको छोड़ देने हैं, आपको वो पिछले चैप्टर्स भी टाइम टू टाइम रिवाइज करना। और मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के लिए मैंने बताया, आप ना फ़ोटो खींच लो और उसको सेव कर लो, ये वाली तकनीक, ये वाली